हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेटलर्जी पढ़ा, जिसके अंतर्गत हम लोग लौह धातु में पढ़ रहे हैं और लौह अयस्क, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आयरन पायराइट, लिमोनाइट, ये सब मुख्य लौह अयस्क हैं जो हमें ज़मीन के नीचे खानों से प्राप्त होते हैं और फिर इन्हें हम लोग ब्लास्ट फर्नेस यानी वात्या भट्ठी में लाइमस्टोन व कोक के साथ चार्ज करके और फिर उसमें प्रगलन कराया, जहाँ पर लौह अयस्क का अपचयन हुआ, रिडक्शन की क्रिया हुई। बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1,00,000 बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि वात्या भट्ठी में कौन सी क्रिया होती है, तो आप लिखेंगे अपचयन की क्रिया होती है, रिडक्शन की क्रिया होती है और फलस्वरूप हमें कच्चा लोहा प्राप्त होता है। तो वात्या भट्ठी से हम लिखते हैं वात्या भट्ठी जिसे हम लोग ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। ब्लास्ट फर्नेस, इसमें क्या रासायनिक क्रिया होती है, तो वो रासायनिक क्रिया हम लोग देख लें। इसमें तो पहले हम लोग डालेंगे हेमेटाइट Fe2O3 प्लस लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस O। ये हम लोगों का अयस्क है, लौह अयस्क है, जिसे हेमेटाइट कहते हैं। यह है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं, चूना पत्थर। और ये जो है फ्लक्स यानी गालक का काम करता है, ये गालक है अथवा इंग्लिश में इसे फ्लक्स कहते हैं। ये तीनों हम लोग ब्लास्ट फर्नेस वात्या भट्ठी जिसे कहेंगे, उसमें चार्ज करके और कोक में आग लगा देते हैं। फलस्वरूप इसी क्रिया को प्रगलन बोलते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। फलस्वरूप हम लोगों को कच्चा लोहा प्राप्त होता है। वो रासायनिक क्रिया आप देख सकते हैं, पिछले दिनों भी बताए गए, फिर से मैं कर देता हूँ, लिख देता हूँ। लिखेंगे Fe2O3 हेमेटाइट या अयस्क क्रिया प्लस 3CO इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO। ये रासायनिक क्रिया हुई और ये रासायनिक क्रिया लौह अयस्क का अपचयन हुआ। इस क्रिया में क्या हुआ? अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ, ये अपचयन की क्रिया हुई। फलस्वरूप यहाँ पर हमें ये पिग आयरन या कच्चा लोहा प्राप्त। इस कच्चे लोहे का उपयोग हम लोग अस्थायी चुंबक या फिर वैद्युत मशीनों के क्रोट बनाने में कहीं हल्का फुल्का प्रयोग करते हैं और वैसे इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं दैनिक जीवन के लिए, क्योंकि ये बहुत मुलायम होता है, ककड़ी की तरह से फटने लगता है जब इस पर कोई भी ऑपरेशन या मशीनिंग क्रियाएं की जाती हैं। इसलिए इस कच्चे लोहे से हम लोग ढलवा लोहा बनाएंगे, कास्ट आयरन जिसे बोलते हैं, वो कास्ट आयरन बनाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट जो फ्लक्स है अथवा गालक है, इसका क्या कार्य है ये भी हम लोग देख लेते हैं अभी। तो हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा फ्लक्स है अथवा गालक है। ये फ्लक्स है, कैल्शियम कार्बोनेट गालक है। और ये गालक क्या कार्य करता है, तो आप लिखेंगे गालक
गालक का कार्य ये होता है कि हम लोगों ने धुला, कॉन्सेंट्रेशन भी किया, फिर उसका निस्तापन भी किया, फिर अयस्क का भर्जन भी किया, और फिर उसके बाद जो है स्मेल्टिंग कराते हैं, प्रगलन कराते हैं, और हमें कच्चा लोहा प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी अभी उसमें सिलिकॉन जैसी अशुद्धियाँ, सिलिका जैसी अशुद्धियाँ मौजूद रहती। तो उस सिलिकॉन को हम लोग जो है अलग करने के लिए, सिलिका को अलग करने के लिए हम लोग जो है उसमें गालक मिलाते हैं, अथवा इंग्लिश में उसे फ्लक्स बोलेंगे, फ्लक्स मिलाते हैं, और वो फ्लक्स हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट अथवा चूना पत्थर। तो बच्चों देखेंगे कि अब आप गालक या फ्लक्स जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका कार्य आप लिख सकते हैं कि लौह अयस्कों में अघुलनशील, इतना ऑपरेशन हम लोगों ने किया, निस्तापन भी किया, भर्जन भी किया, कैल्सिलेशन जिसको कहते हैं, वो सारे ऑपरेशन हम लोगों ने किया, सांद्रीकरण किया, और प्रगलन भी करा रहे हैं, तब भी वो नहीं निकल रहा। इसलिए उस प्रगलन के दौरान हम लोग भट्ठी में कैल्शियम कार्बोनेट अथवा गालक डाल देते हैं। ये जो है सिलिका जैसी अशुद्धियों को अपने साथ घोल कर रासायनिक क्रिया करके, और कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं, कैल्शियम सिलिकेट का स्लैग बनाकर, स्लैग यानी झाग बनाकर ऊपर कर देता है। जैसे हम लोग दाल पकाते हैं तो दाल में आप लोग देखते होंगे कि कितनाओं धुलते हैं, साफ करते हैं दाल को, लेकिन जब लास्ट में उसे पकाते हैं तो दाल उबलने लगती है, तो ऊपर वाइट वाइट जो है झाग आ जाता है, वो दाल की अशुद्धि है, उसे हम लोग भी कलछुल से काच कर निकाल देते हैं। ठीक वैसे ही इसमें सिलिका जैसी अशुद्धियाँ इतने ऑपरेशन करने के बाद भी वो मौजूद रहती हैं, वो पूर्णतया जो है निकल नहीं पाती है। उसी को निकालने के लिए हम लोग चूने पत्थर का प्रयोग एज ए गालक अथवा एज ए फ्लक्स करते हैं। तो ये क्या काम करता है, तो परिभाषा आप कह सकते हैं कि गालक क्या काम करता है। तो गालक जो है लौह अयस्क में अघुलनशील अशुद्धियों को बाहर निकालने का कार्य करता है। फ्लक्स या गालक का कार्य क्या है, देख लें। गालक जिसे हम लोग फ्लक्स कहेंगे, यह लौह अयस्क में मौजूद अघुलनशील अशुद्धि, अघुलनशील अशुद्धि सिलिका, यस आई पोल सिलिका, अपने साथ रासायनिक क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट, इसे कहेंगे कैल्शियम सिलिकेट का झाग पोस्ट में स्लाइड बनाकर बाहर कर देता। इस तरह से गालक की परिभाषा हो गई कि यह अयस्कों में अघुलनशील अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। गालक का ये कार्य है। ये रासायनिक क्रिया कैसे करता है, इसे अब हम लोग देखेंगे।
रासायनिक क्रिया Fe2O3 प्लस Ca ये हम लोगों का कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, CaCO3 प्लस सिलिका लेना SiO2। ये हमारा गालक है, अथवा जिसे बेटा फ्लक्स कहेंगे। ये हमारा फ्लक्स है और ये अशुद्धि है, ये हमारी अशुद्धि है जिसे हम लोग सिलिका कहेंगे। इसके साथ ये रासायनिक क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट इसी का झाग बनाता है। यह है कैल्शियम सिलिकेट। इसी का झाग या स्लैब बनता है और इस तरह से ये झाग बनकर बाहर निकल जाता है और प्लस CO2। ये हमारी रासायनिक क्रिया। इस तरह से हमारा सिलिका जैसी अशुद्धि भी कैल्शियम सिलिकेट बनकर और लौह अयस्क से बाहर हो जाती है और हमें जो है अच्छा लोहा, थोड़ा कच्चा लोहा ही मिलता है लेकिन थोड़ा अच्छे क्वालिटी का मिलता है। तो इसलिए हम लोग गालक का प्रयोग करते हैं। वैसे अगर गालक को देखें तो गालक दो प्रकार का है। एक गालक जो है अम्लीय और दूसरा का क्षारीय। गालक यानी फ्लक्स जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय होता है और एक क्षारीय। एक अम्लीय और दूसरा का क्षारीय आप कह सकते हैं। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्षारीय, कैल्शियम कार्बोनेट गालक जो है ये हमारा गालक जो है वो क्षारीय गालक। तो इसी क्षारीय गालक का वहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं। अब आगे जब हम लोगों को कच्चा लोहा या पिग आयरन प्राप्त हो जाता है, फिर इसी पिग आयरन से हम लोग ढलवा लोहा प्राप्त करते हैं। तो अब आइए चलते हैं आगे। ढलवा लोहा यानी कॉस्ट आयरन। नाम इसका ढलवा लोहा इसलिए पड़ा क्योंकि इससे जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती हैं सब ढाल कर ही बनाई जाती हैं, इसलिए इसे हम लोग ढलवा लोहा या कास्ट आयरन, कास्टिंग के द्वारा ही बनाई जाती हैं, इसलिए इसे हम लोग जो है कास्ट आयरन अथवा ढलवा लोहा कहते हैं। अब बच्चों आपको ये ढलवा लोहा मैं बताता हूँ कि आप ढलवा लोहा कहाँ कहाँ यूज करते हैं और कैसे आप जानेंगे कि ये हमारा कास्ट आयरन है अथवा ढलवा लोहा। तो आपके घर में चारा काटने वाली मशीन जो है, जिसका बड़ा वाला गोल वाला चक्का होता है, जिसमें आप लोग गड़ासा या कटिंग टूल फिट करते हैं, तो बड़ा वाला चक्का वो आपका कास्ट आयरन है, ढलवा लोहा। आप लोग कहते हैं कि ये विलायती मिट्टी है, कांती मिट्टी है, ऐसा कुछ नहीं है, वही कास्ट आयरन। इसके अलावा पुली जिस पर आपका पट्टा चलता है, वो पुली भी जो आप मोटर में लगाते हैं, अन्य जगह पर लगाते हैं, वो पुली भी ढलवा लोहा। इसके अलावा जो पुराना वाला हैंडपम्प है, जिस हैंडपम्प में हम लोग जो है चलाते हैं, तो उसका हैंडल और उसका सिलेंडर जिसमें पानी भरा रहता है, आप देखते हैं जंग नहीं लगता है, वो ढलवा लोहा है आपका। इस तरह से अब आपने अपने घर में ही आपका ढलवा लोहा है, उसे आपने देख लिया। आपके घर में अगर डीजल इंजन है तो वो जो उसका क्रैंक शाफ्ट होता है, जिस पर बड़े बड़े गोल गोल चक्के लगे होते हैं, जिसे आप लोग फ्लाई व्हील बोलते हैं, वो गोल वाला पहिया, बड़ा वाला पहिया जो है वो भी ढलवे लोहे का होता है, कास्ट आयरन का होता है, जहाँ आप लोग हैंडल लगाकर अपने
डीजल इंजन को स्टार्ट करते हैं, उस हैंडल के पास उसी धुर्रे पर आप एक देखते होंगे गोल गोल पहिया, बड़ी सी हैवी सी मोटे रिब की बनी होती है, वो भी कास्ट आयरन। तो इस तरह से अब आप देखकर ढलवे लोहे अथवा कास्ट आयरन को पहचान सकते हैं। आज हम लोग उसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो कास्ट आयरन ये पिग आयरन यानी कच्चे लोहे से प्राप्त किया जाता है। पहली पॉइंट कि यह जो है पिग आयरन कोष्ठ में कच्चे लोहे से प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है। दूसरी पॉइंट, इसे हम क्यूपोला फर्नेस में पिघलाते हैं और वहां से प्राप्त करते हैं। तो क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन प्राप्त करते हैं। क्यूपोला फर्नेस में क्या क्या डालेंगे? तो क्यूपोला फर्नेस में हम पिग आयरन डालेंगे, PIG पिग आयरन यानी कच्चा लोहा प्लस कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस O, इन तीनों को चार्ज कर देंगे यानी उसमें भर देंगे क्यूपोला फर्नेस में। और फिर कोक को जला देंगे तो हमें ये पिग आयरन कन्वर्ट होकर हमें कास्ट आयरन अथवा ढलवा लोहा देगा। पिग आयरन में करीब 93%, पिग आयरन में 93% Fe होता है। Fe 93% लगभग होता है। कार्बन 3 से 5% होता है और शेष अशुद्धि जैसे फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, सिलिकॉन आदि। ये सब अशुद्धियाँ होती हैं ये पिग आयरन, जो हमें वात्या भट्ठी या ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि हमें ढलवा लोहा किस भट्ठी से प्राप्त होता है, अथवा प्रश्न पूछा गया क्यूपोला फर्नेस से क्या प्राप्त होता है। तो क्यूपोला फर्नेस से हमें ढलवा लोहा अथवा कास्ट आयरन प्राप्त होता है। कास्ट आयरन बताया है कि इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसे हम लोग ठोक कर पीट कर मशीनिंग ऑपरेशन करके जल्दी सामान नहीं बना पाते हैं। जल्दी इससे सामान जो है ढाल कर ही बनाया जाता है। इसे सांचे में मेल्ट करके पिघला कर डाल दिया जाता है और कुछ देर बाद ये कूल डाउन हो जाता है और फिर सांचे से बाहर निकाल लिया जाता है और इस तरह से उसी को ढालना कहते हैं। अंग्रेजी में उसी को कास्टिंग कहते हैं। और
ऐसा चूँकि ये प्रोसेस करके इससे उपयोगी सामान बनाया जाता है, इसीलिए इसे नाम दिया गया कास्ट आयरन अथवा ढलवा लोहा। तो आप देखेंगे जितना भी आपका, चाहे वो फ्लाई व्हील है डीजल इंजन वाली, चाहे आपका हैंड पंप का सिलेंडर है या उसका हैंडल है चलाने वाला, अथवा आपके चारा काटने वाली मशीन का गोल वाला चक्का है, अथवा आप देखेंगे जिस पर आपकी बेल्ट चलती है वो वाली पुली है, पट्टा जिस पर आपका चलता है वो वाली पुली, ये सब देखिए ना ढाल कर बनाया जाता है, सीधे सांचे में ढाल कर बना दिया जाता है। तो पिग आयरन में जो है ये सब है। अब हम लोग कास्ट आयरन की बात करते हैं। तो कास्ट आयरन, इस क्यूपोला फर्नेस से हमें कास्ट आयरन प्राप्त होता है, और क्यूपोला फर्नेस में हम लोग पिग आयरन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, अभी कैल्शियम कार्बोनेट का आपको बताया गया कि ये फ्लक्स है अथवा गालक है, ये गालक का काम करता है, और सिलिका जैसी अशुद्धियों को ये बाहर निकालता है, और कोक जो है वो ऊष्मा देता है, जिससे कि हमारा पिग आयरन या कच्चा लोहा पिघलता है, स्मेल्ट होता है, तो हमें जो है ढलवा लोहा प्राप्त होता है। आगे आप लिखेंगे कि ढलवे लोहे का मेल्टिंग पॉइंट, कास्ट आयरन की मेल्टिंग पॉइंट, इधर मैं लिख देता हूँ कास्ट आयरन की मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस ढलवे लोहे में Fe की मात्रा, लोहे की मात्रा Fe जो है वो 93 से 94% तक होता है। 94% होता है। अगली पॉइंट, इसमें कार्बन की मात्रा 2 से 5% तक होती है। अगली पॉइंट, शेष अशुद्धियां जैसे सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस और मैग्नीज, Mn आदि होती हैं। अगली पॉइंट, इसका घनत्व 7.3 ग्राम प्रति सीसी, अथवा आपेक्षिक घनत्व कहेंगे तो केवल कहेंगे 7.3 ग्राम सीसी लगभग होता है या होता है। यह दबाव में बहुत मजबूत है। यह कंप्रेसिव लोड या कहेंगे दबाव में काफी मजबूत होता है। चूंकि ये दबाव में बहुत मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग ऐसे जगह करेंगे जहाँ पर इस पर दाब पड़ रहा हो, जैसे खंभे बना दें, पुल का खंभा, इस पर जंग लगता नहीं। आप देखेंगे कि आपके हैंड पंप में पानी भरा रहता है, लेकिन सिलेंडर अंदर से रेडिश हो जाता है, लेकिन जंग नहीं करता। तो इसका आउटडोर प्रयोग भी खूब धड़ल्ले से किया जाता है। हैंड पंप बाहर लगा दीजिए, आपकी कोई डीजल इंजन बाहर भीग रहा है, तो इस तरह से मशीनों के जो बेस हैं
मशीनों के जो बेड हैं वो सब इसके बनाए जाते हैं, इस पर जंग भी नहीं लगता। और ये देखेंगे कि ये मोटे दानेदार बनावट के रूप में होता है, तो इसकी संरचना दानेदार होती है, क्रिस्टलीय होती है। तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है, या कंप्रेसिव लोड या दबाव में काफ़ी मजबूत होता है। आगे यह टेंसाइल स्ट्रेंथ या इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कमजोर होती है। इसकी तनन शक्ति इंग्लिश में कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत कम। अगली पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इसकी और विशेषताएं हम लोग लिखते जाएं। यह भंगुर होता है, भंगुर यानी ब्रिटिल। भंगुर यानी ब्रिटिल, ब्रिटिल का मतलब चोट पड़ने पर चूर चूर हो जाना। अगर किसी धातु पर, किसी पदार्थ पर चोट मारने पर वह फट जाए अथवा चूर चूर हो जाए तो उसे हम लोग भंगुर कहते हैं या ब्रिटिल कहते हैं, या कहेंगे कि उसमें भंगुरता का गुण है। तो वो क्वालिटी हमारे कास्ट आयरन में है। आप देखेंगे कि आपका जो चारा काटने वाली मशीन का पहिया है, या फिर जो है हैंड पंप का हैंडल है, या फिर आपका जो है सिलेंडर है, वो अगर ढाल कर कंपनी ने आपको दे दिया और एक बार फाइनल वो सेट हो गया, सांचे से बाहर आ गया, तब उसके बाद आप सोचें कि हम अपने हैंड पंप के हैंडल को या उसके सिलेंडर को थोड़ा सा हैमर मारकर, चोट मारकर उसको थोड़ा इधर दबा दें या उधर फुला दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक उसकी बियरिंग कैपेसिटी होगी आपकी लोड की, वह हथौड़े के चोट की, वो बियर करेगा। उससे ज़्यादा आप चोट मारेंगे वहीं से फट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। इस तरह से इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, यह भंगुर होता है। अगली पॉइंट, इसमें जंग नहीं लगता, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें जंग नहीं लगता। अगली पॉइंट, आसानी से वेल्ड नहीं किया जा सकता। आसानी से वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे हैंडल अगर टूट जाता है, हैंडपंप का हैंडल अगर टूट जाता है, पुराने वाले हैंडपंप का हैंडल, तो उसे अगर वेल्डिंग करा के लाते भी हैं हम लोग किसी तरह से, तो वो फिर वो मजबूती नहीं रहती है, फिर वहीं से टूट जाता है। तो इस तरह से इस पर वेल्ड नहीं किया जा सकता अथवा वेल्डिंग नहीं की जा सकती, जंग इस पर लगता नहीं, इसलिए आउटडोर इसका खूब धड़ल्ले से प्रयोग हम लोग करेंगे। जंग न लगने की वजह से जहाँ पर नदी बह रही है, वो इस टाइप के रेलवे के पुल वगैरह बनाने हैं, तो चूँकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा, ऊपर से ट्रेन का दाब, नीचे से फर्श का दाब, और पानी भी बह रहा है, तो चूँकि जंग लगता नहीं है, इस तरह से इसका ऐसे जगहों पर हम लोग प्रयोग करते हैं जहाँ पर कि दबाव वाला लोड अथवा कंप्रेसिव लोड इस पर पड़ रहा हो, और आउटडोर खूब प्रयोग होता है। बाहर आपका हैंडपंप लगा हुआ, बारिश में खूब भीग रहा है, लेकिन जंग नहीं लगी। तो इन सब क्वालिटी की वजह से इस लोहे का प्रयोग या ढलवे लोहे का प्रयोग हम लोग आउटडोर खूब करते हैं, यानी घर के बाहर। आसानी से वेल्ड नहीं होता है, वेल्ड भी आसानी से अगर कर भी दिया
तो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है, ज़्यादा मजबूत नहीं होता। इसके बाद ये झुकता नहीं, ये लपकता नहीं। आप कितना हो चोट मारेंगे तो ये झुकेगा नहीं, लपकेगा नहीं, बल्कि ज़्यादा चोट मारने पर वहीं से टूट जाएगा, फट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। तो चोट पड़ने पर चूर चूर हो जाने को ही भंगुरता कहते हैं, ब्रिटिलनेस कहते हैं। तो ये ब्रिटिल है, भंगुर है। अगली जो पॉइंट है, इसकी कटिंग क्रिया करने में किसी भी फ्लूइड या लिक्विड या फिर कटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी कटिंग क्रिया में इसकी कटिंग क्रिया ड्राई की जाती है। ये 1 लाख बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 लाख बार आपके कंपटीशन में पूछा गया है कि ढलवे लोहे की कटिंग क्रिया में कौन सा कूलेंट का प्रयोग किया जाए। कटिंग क्रिया में, ढलवे लोहे की कटिंग क्रिया में कौन सा कूलेंट प्रयोग किया जाता है? तो किसी कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे ड्राई ही काटा जाता है। 4 विकल्प दे देगा कि साबुन घोल का या पानी का या मिट्टी के तेल का, अथवा लिख देगा ड्राई। तो आपका आंसर जो है वो ड्राई वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन, आप देख रहे हैं, कार्बन 2 से 5% है, कार्बन मुक्त अवस्था में होता है। और ये कार्बन खुद जो है स्नेहक का काम करता है। जैसे लेड पेंसिल आप देखते हैं, हम लोग जो है, या पेंसिल देखते हैं जो हम लोग कागज़ पर लिखते हैं, तो देखिए हमारी पेंसिल जो है वो कार्बन है और वो धीरे धीरे जो है घिस जाती है, लेकिन पन्ने को भी, हमारे पेपर को भी नहीं फाड़ती है। तो वैसे ही अगर मुक्त अवस्था में कार्बन पाया जाता है तो वो ऑलरेडी जो है स्नेहक का काम करता है। इसलिए इसकी कटिंग क्रिया में किसी भी कूलेंट का या शीतक द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 लाख बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके कंपटीशन में। अगली पॉइंट, इसके अस्थायी चुंबक, माने बहुत इजी तो नहीं लेकिन बनाया जा सकता है अस्थायी चुंबक। बहुत इजी तो नहीं लेकिन बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग इसका थोड़ा सा उपयोग भी देख लें कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो चूँकि इससे सारी वस्तुएं ढाल कर ही बनाई जाती हैं, तो इसका उपयोग लिख लें कि इसका उपयोग ढलाई वाले कार्यों में किया जाता है। अब तो आप लोग ढलवा लोहा पहचान भी लेंगे। ढलाई वाले कार्यों में जैसे आपके हैंड पंप का सिलेंडर है, हैंडल है, उसका नोट कर लें। हैंड पंप का सिलेंडर जिसमें आपका पानी रहता है और आप हैंडल चलाते हैं तो उसमें से पानी बाहर निकलता है, वो ढलवे लोहे का जो हम लोग खरीद कर अमूमन लगाते हैं। सरकारी वाला तो इस्पात का है, लेकिन ये जो है हमारा जो ढलवे लोहे का कास्ट है। चारा काटने वाली मशीन जिसमें हम लोग गड़ासा बांधते हैं, वो भी हमारा कास्ट आयरन है, ढलवा लोहा है। ऐसे ही डीजल इंजन का जो बेस है, आधार है, वो भी आपका बॉडी जिसे बोलेंगे, वो भी ढलवे लोहे का है, कास्ट आयरन का है। उस पर जो हैंडल लगाकर हम लोग स्टार्ट करते हैं उसकी फ्लाई व्हील बोलते हैं इंग्लिश में। वो भी जो है हिंदी में गतिपाल पहिया बोलते हैं। वो भी चक्का जो है बड़ा वाला, दोनों साइडों में धुर्रे पर लगा रहता है, उसे भी हम लोग कास्ट आयरन का बनाते हैं। तो ये सब हमारा उपयोग है इसका, और उसे आप देखकर अब पहचान जाएंगे कि इन्हें हम ढलवा लोहा कहें। अगला जो है
इसका चूंकि ये झुकता नहीं है, लपकता नहीं है, चोट मारने पर चूर चूर भले हो जाएगा लेकिन लपकेगा नहीं, अतः इसका मशीनों का बेड बना दिया जाए तो वो सैकड़ों साल तक उसी लेवल में बना रहेगा। ये नहीं है कि इधर वाला पोर्शन ऐसे लपक गया या इधर वाला पोर्शन ऐसे हो गया, थोड़ा सा उभार हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक रहेगा स्ट्रेट रहेगा, उससे ज़्यादा लोड डाल देंगे तो वहाँ से क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं। तो जब झुकता नहीं है बच्चों, तो होता क्या है कि मशीन के जितने भी पार्ट्स हैं, जिस पोजीशन में कंपनी ने कस दिया है उसी पोजीशन में वो सदैव बने रहते हैं। अतः मशीनी भागों का अलाइनमेंट एकदम एक्यूरेट बना रहता है, कोई भी थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होता है। इसलिए मशीनों के बेड इसी ढलवे लोहे के बनाए जाते हैं, इसके फ्रेम बनाए जाते हैं और मशीनों के बेड इसी कास्ट आयरन अथवा ढलवे लोहे का बनाया जाता है। ये भी 1 लाख बार पूछा जा चुका है आपके कंपटीशन में, रेलवे वगैरह के कंपटीशन में, कि मशीनों के बेड किसके बनाए जाते हैं? कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, इसी ढलवे लोहे के बनाए जाते हैं। तो अगली पॉइंट वो भी आप नोट कर लें। मशीनों के बेड इसी कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। मैं 1 लाख बार बोलता हूँ कि 1 लाख बार पूछा जा चुका है, उससे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, लेकिन जब मैं 1 लाख बार बोलूँ तो आप उसकी महत्ता को समझें कि कितना इम्पोर्टेंट है। और ये बार बार सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये बार बार आपके कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट, ये तो 10 लाख बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इसकी इम्पोर्टेंस को और समझिए। जो हम लोगों का डीजल इंजन के सिलेंडर, पिस्टन और रिंग। इंजन में सिलेंडर होता है जिसमें पिस्टन हमारा लगा होता है और उस पिस्टन पर रिंग चढ़ी रहती है और वो हमारा इसके अंदर चलता है, TDC टू BDC चलता है। तो उस के रिंग, पिस्टन के ऊपर जो रिंग चढ़ाए जाते हैं वो भी इसी कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। जो ये पिस्टन चलता है इसके अंदर वो भी जो है कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। और सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर जिसके अंदर हमारा पिस्टन चल रहा है, वो सभी जो है इसी कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ये आपका सिलेंडर हो गया, ऐसे ये सिलेंडर हो गया और इसके अंदर ये आपका पिस्टन हो गया और इसी पर हमारी रिंग भी चढ़ी रहती है और ये आपका कनेक्टिंग रॉड और ये आपका क्रैंक शाफ्ट। ऐसे अभी आप लोगों को जब ऑटोमोबाइल में पढ़ाऊँगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ाऊँगा, तो उसमें ये बातें आपको मैं विधिवत बताऊँगा। लेकिन अभी यहाँ पर मैं एक हल्का सा चित्र बना देता हूँ और आप समझें। यही है सिलेंडर, ये है सिलेंडर, ये है पिस्टन और इसी पर रिंग चढ़ी रहती है, पिस्टन रिंग। ये तीनों इसी कास्ट आयरन के बनाए गए और वो भी कौन? ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन या धूसर ढलवा लोहा। डीजल इंजनों के सिलेंडर, कामा पिस्टन व पिस्टन रिंग,
पिस्टन रिंग, ये तीनों इसी कास्ट आयरन और ज़्यादा सुटेबल कहेंगे तो कहेंगे ग्रे कास्ट। ये तीनों ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, हिंदी में कहेंगे धूसर, धूसर ढलवा लोहा, का बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 लाख बार पूछा जा चुका है कि इंजनों के सिलेंडर, पिस्टन व रिंग बनाए जाते हैं। इस ये है आपकी, ये दोनों साइड में यही हम लोग हैंडल लगाकर, जब हैंडल लगाकर इसे हम लोग नचाते हैं तो ये हमारा पिस्टन जो है इस सिलेंडर में ऊपर से नीचे चलने लगता है। मान लीजिए ये TDC है, ये वाला पोर्शन TDC है और इतना नीचे तक आया तो ये हो गया आपका BDC। तो ये जो इंजनों के सिलेंडर हैं, पिस्टन है जो इसमें ऐसे ऐसे चलेगा, और ये वाला कनेक्टिंग रॉड है, ये वाला कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड है, और ये दोनों जो है आपकी फ्लाई व्हील, ये क्या है, यही जो है फ्लाई व्हील। ये फ्लाई व्हील दोनों तरफ जो है, इसका नाम है हिंदी में गतिपाल पहिया। तो ये भी कास्ट आयरन की बनाई जाती है, ये भी कास्ट आयरन की बनती है, ये भी कास्ट आयरन की बनाई जाती है, गतिपाल पहिया। तो ये सब आपकी उपयोगिताएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका ना माने पाइप, आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी पाइपें इसके, तो वो पाइप भी हम लोग बनाते हैं। चूँकि ये तनाव में बहुत कमज़ोर है, इसलिए इसका जंजीर है या अन्य चीज़ें हैं, नट बोल्ट है, वाशर है, ये सब चीज़ें नहीं बन पाती हैं, क्योंकि ये भंगुर भी है, चोट मारने पर टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। इस तरह इसका वही प्रयोग करते हैं जहाँ पर कि दबाव वाला लोड पड़ रहा हो, कंप्रेसिव लोड पड़ रहा हो, ऐसे जगह पर ये बहुत ज़्यादा अपने को मजबूत पाता है, मजबूत साबित होता है, जंग लगता नहीं है। ये सारी इसकी क्वालिटी है, अपने से झुकता नहीं है, लपकता नहीं है। जिस पोजीशन में एक बार सांचे में ढाल दिया जाएगा उसी पोजीशन में ये लंबे समय तक बना रहता है। इसलिए मशीनों के बेड हैं, मशीनों के बेड फ्रेम, मशीनों के बेड फ्रेम इसी कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये तीनों इससे बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, जिसमें से कि ये वाला क्वेश्चन तो 10 लाख बार पूछा जा चुका है, इसको नोट करें। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं इससे। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कास्ट आयरन, और कास्ट आयरन को आपने पहचाना भी, उसकी सारी क्वालिटीज, विशेषताएं, मेल्टिंग पॉइंट, उसमें लोहा कितना है, कितना उसमें कार्बन है, कितना अशुद्धियाँ हैं, उनका उपयोग कहाँ है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कई सारी बातें आपसे इसमें से पूछी जाती हैं। इस तरह से ढलवे लोहे की टॉपिक समाप्त होती है। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसी ढलवे लोहे से अब बनाया जाएगा पिटमा लोहा, यानी जिसे हम लोग कहते हैं रॉट आयरन, WROUGST, रॉट आयरन, IRON। रॉट आयरन सबसे शुद्ध लोहा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे शुद्ध लोहा है तो उसमें ढलवा लोहा दे देगा, इस्पात दे देगा, पिग आयरन दे देगा, और एक दे देगा रॉट आयरन। तो सबसे शुद्ध लोहा, लोहे की सबसे शुद्ध किस्म है वो है रॉट आयरन, पिटमा लोहा हिंदी में कहते हैं। और वो जो है इसी कास्ट आयरन से बनाया जाता है, ढलवे लोहे से बनाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग अब इसी से जो है
पिटवा लोहा अथवा राट आयरन बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हमारा वीडियो मैक्सिमम शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और इससे पढ़ाई करिए, जम के तैयारी करिए। और सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मैं बताता जा रहा हूँ। ध्यान से केवल वीडियो को पढ़िए, देखिए, सुनिए, भगाइए नहीं। और पूरा वीडियो जब आप देखेंगे और डेली का डेली देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप बीट करने में अपने को सक्षम पाएंगे। और आप लोगों को शुभकामनाएं इस बात के लिए भी दे रहा हूँ कि जो अभी तक हमारे शिष्य हैं उन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर रेलवे वगैरह का, लोको पायलट का आ रहा है। अभी चेन्नई से जो है 2-3 लड़कों का कॉल लेटर आया हुआ है। तो अभी उन लोगों ने फ़ोन किया है कि सर हम लोग मिलना चाहते हैं, इसमें फॉर्म वगैरह में कैसे फिलअप करना है वो ज़रा बता दीजिए। तो अभी मैं शाम को वो लोग मिलेंगे तो उन लोगों का मैं वो सब फार्म वगैरह फिलअप कराऊंगा। तो आप भी उस श्रेणी में जल्दी ही आ जाएंगे और देखेंगे कि 4-6 महीने में आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो गई है कि आप फिर इतने उतावले होंगे कि कोई एग्ज़ाम आवे, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आवे और उस परीक्षा को मैं देखूं कि मैं बीट कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं। ठीक है, तो अब फिर अगले वीडियो में कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।